Hello everyone, welcome to the class. Today we are going to start a new chapter that is states of matter. तो बेसिकली मैटर आप लोगों को पता होगा क्या है. एनीथिंग दैट occupies space and have definite volume. और जिसकी प्रेजेंस जो है वो हम जस्टिफाई कर पाएँ किसी भी सेंस का यूज़ करके. ठीक है, चाहे टच करके, चाहे स्मेल करके, ठीक, चाहे देख के. जिस सब्सटेंस की, जिस मैटर, जिस एंटिटी की हम जो इंडिविजुअलिटी है या प्रेजेंस जो है उसको हम कंफर्म कर पाएँ, उसको हम बोलते हैं मैटर. तो बेसिकली जैसे चैप्टर का नाम है स्टेट्स ऑफ मैटर, तो जो ये चैप्टर है इसमें हम जो मेजर स्टेट्स हैं हमारे पास मैटर की, दैट इज़ सॉलिड, लिक्विड और गैस, उनको कवर करेंगे. और हमारे पास जो लिक्विड और गैस वाला कंटेंट रहेगा, लिक्विड और गैस से रिलेटेड जो कंटेंट रहेगा स्टेट्स ऑफ मैटर में, वो सारा का सारा हम इसमें कवर करेंगे. सॉलिड स्टेट का चैप्टर जो है वो अलग मैं अपलोड करूँगा. ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हमारे पास 3 स्टेट्स ऑफ मैटर हैं, दैट इज़ सॉलिड, लिक्विड और गैस. उन्हीं को हम कंपेयर करेंगे. उसके अलावा हमारे पास 2 और स्टेट्स हैं, तो उनको हम अलग से डिस्कस करेंगे. हालांकि ये 3 स्टेट्स जो हैं ये एक दूसरे से रिलेटेड हैं, इसलिए इनको हम साथ में डिस्कस करेंगे. सबसे पहले है सॉलिड, देन वी हैव लिक्विड, देन वी हैव गैस. अब देखिए यहाँ पे सेम पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने हर एक पॉइंट जो है अरेंज किया है. तो जैसे सबसे पहले है, फर्स्ट पॉइंट है सॉलिड में कि मॉलिक्यूल्स आर क्लोजली पैक्ड. मॉलिक्यूल्स की पैकिंग के बारे में है फर्स्ट पॉइंट, कि सॉलिड जो है उसमें हमारे पास मॉलिक्यूल्स जो हैं क्लोजली पैक्ड होते हैं, इसीलिए उनका अरेंजमेंट जो है वो चेंज नहीं होता है नॉर्मल फोर्स लगाने पे. नॉर्मल मींस परपेंडिकुलर फोर्स लगाने पे या कम फोर्स लगाने पे भी हम बोल सकते हैं कि हमारे पास इजीली जो है सॉलिड का शेप जो है चेंज नहीं होता है. दैट मीन्स जो मॉलिक्यूल हैं वो कैसे हैं, क्लोजली पैक्ड. लेकिन अगर हम गैस की बात करते हैं, मॉलिक्यूल्स आर सफिशिएंटली अपार्ट फ्रॉम वन अदर. ठीक है जी, इसीलिए जो गैस है वो इजीली क्या हो जाती है, कंप्रेस हो जाती है. लेकिन अगर हम लिक्विड को देखेंगे तो मॉलिक्यूल्स जो हैं लिक्विड में, वो उनकी पैकिंग जो है वो सॉलिड और गैस के इन बिटवीन है. ठीक है जी, सॉलिड की तरह ना काफ़ी क्लोजली पैक हैं और गैस की तरह ना ही काफ़ी दूर दूर है, इन बिटवीन है. ठीक, उसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, जो सॉलिड्स हैं उनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो है वो कैसी है, स्ट्रॉन्गेस्ट. और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस अगर हम बात करते हैं गैस के केस में, तो ऑलमोस्ट क्या है, एब्सेंट. उसकी तरफ अगर हम लिक्विड की बात कर लेते हैं, तो लिक्विड में हमारे पास इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो है वो हैं इन बिटवीन सॉलिड एंड गैस. अगेन मॉलिक्यूल पैकिंग की तरह ही इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस भी जो है वो सॉलिड और गैस के इन बिटवीन रहती है लिक्विड के लिए. ठीक, नेक्स्ट अगर बात करते हैं डेंसिटी की, तो सॉलिड क्योंकि मॉलिक्यूल्स जो हैं वो काफ़ी क्लोज हैं, तो डेंसिटी जो है वो काफ़ी हाई रहती है. तीनों को कंपेयर करेंगे तो सॉलिड की सबसे हाई है, और गैस की जो है डेंसिटी सबसे कम है. और लिक्विड के लिए डेंसिटी आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं, जो कि गैस और सॉलिड के इन बिटवीन होगी. गैस से ज़्यादा होगी डेंसिटी और सॉलिड से जो है कम होगी. ठीक, उसके अलावा है मॉलिक्यूल पोजेसेस लीस्ट एनर्जी इन केस ऑफ सॉलिड्स. जो सॉलिड्स हैं उसमें मॉलिक्यूल्स जो हैं उनकी एनर्जी क्या होती है, लीस्ट होती है. इसीलिए जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्लोजली पैक्ड हैं और इजीली मूव नहीं करते हैं. लेकिन गैस में हमारे पास जो मॉलिक्यूल्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक हैं, इसीलिए इजीली मूव कर पाते हैं. और हमारे पास जो एनर्जी पोजेस्ड बाय मॉलिक्यूल्स इन लिक्विड, अगर लिक्विड की बात करेंगे तो एनर्जी जो है मॉलिक्यूल्स की वो सॉलिड और गैस के इन बिटवीन रहती है. उसके अलावा अगर हम सॉलिड की बात करेंगे, दे हैव डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम. लेकिन जो लिक्विड है दे हैव डेफिनेट वॉल्यूम बट नॉट डेफिनेट शेप. शेप चेंज कर जाएगा, अगर हम जिस कंटेनर में डालेंगे उसी तरह का लिक्विड शेप जो है एक्वायर कर लेता है. गैस जो है नाइदर डेफिनेट शेप नॉर वॉल्यूम. वॉल्यूम भी जो है उसका गैस का वो डेफिनेट नहीं होता है. जिस कंटेनर में डालेंगे उसी का वॉल्यूम जो है एक्वायर कर लेंगे और शेप भी उसी का एक्वायर कर लेंगे गैस. ठीक है जी, नेक्स्ट देखिए हमारे पास जो सॉलिड है, दीज आर लीस्ट कंप्रेसिबिलिटी. सॉलिड्स जो हैं उनकी कंप्रेसिबिलिटी कैसी है, लीस्ट है.
और थर्मल एक्सपेंशन जो है वो लीस्ट है, मतलब हीट करने पे एक्सपेंड करना, हीट करने पे हाई टेम्परेचर देने पे किसी सब्सटेंस का एक्सपेंड करना जो है वो क्या कहलाता है, थर्मल एक्सपेंशन। तो सॉलिड का जो है वो लीस्ट है। लेकिन गैस जो है दोज आर हाईली कंप्रेसिबल एंड विद हाई थर्मल एक्सपेंशन। जो थर्मल एक्सपेंशन है वो भी ज़्यादा है और जो कंप्रेसिबिलिटी है वो भी ज़्यादा है। लेकिन अगर हम लिक्विड की बात करेंगे तो जो कंप्रेसिबिलिटी है वो सॉलिड और गैस के इन बिटवीन है। हालांकि जो लिक्विड है दोज आर लेस कंप्रेसिबल एज़ कम्पेयर टू, मतलब ठीक ठाक जो है इनकी कंप्रेसिबिलिटी कम होती है एज़ कम्पेयर टू गैस, ठीक। लेकिन अगर हम बात करते हैं थर्मल एक्सपेंशन की, तो लिक्विड जो है वो एक्सपेंड कर जाता है, वॉल्यूम उसका इंक्रीज़ कर जाता है अगर हम उसको क्या करेंगे, टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे, ठीक है जी। तो ये चीज़ ध्यान रखें कि थर्मल एक्सपेंशन जो है और कंप्रेसिबिलिटी जो है लिक्विड की वो सॉलिड से ज़्यादा होती है, लेकिन गैस से जो है वो कम है। उसके अलावा पार्टिकल्स, सॉलिड के केस में पार्टिकल डू नॉट हैव ट्रांसलेटरी और रोटेटरी मोशंस बट ओनली वाइब्रेटरी मोशन। बोलने का मतलब है कि हमारे पास जो पार्टिकल हैं सॉलिड के केस में वो अपनी पोजीशन पे वाइब्रेट करेंगे। एक पोजीशन है उसी के अराउंड क्या करेंगे, वाइब्रेट करेंगे। ये मान लो एक पार्टिकल आ गया सॉलिड का, इसी के अराउंड क्या है, आगे आगे पीछे चलेंगे, मतलब वाइब्रेट करेंगे उसी पोजीशन पे। ट्रांसलेशनली मतलब एक डायरेक्शन में चलना शुरू करती है, दैट इज़ ट्रांसलेशनली, तो ऐसा मोशन नहीं होगा। उसके अलावा रोटेशनली मतलब ऐसे ऐसे गोल गोल घूमेंगे, वैसा भी नहीं होता है, ठीक है जी। सिर्फ वाइब्रेट करते हैं, टू एंड फ्रो मोशन चलता है, ऐसे ऐसे चलेगा पार्टिकल, ठीक है। कभी इस तरफ को चलेगा, कभी इस तरफ को चलेगा पार्टिकल, तो उसको बोलेंगे वाइब्रेटरी मोशन। तो सॉलिड जो है वो सिर्फ वाइब्रेटरी मोशन जो है वो शो करते हैं। जो गैस है, गैस में हमारे पास पार्टिकल के पास ट्रांसलेटरी मोशन भी होता है, रोटेटरी मोशन भी होता है और वाइब्रेटरी मोशन भी होता है। लिक्विड में भी तीनों जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। लेकिन जो एक्सटेंट है ट्रांसलेटरी मोशन, रोटेटरी मोशन और वाइब्रेटरी मोशन का, इन केस ऑफ लिक्विड वो कम होता है गैस के कंपैरिजन में। गैस के कंपैरिजन में अगर लिक्विड में हम देखे जाएं कि पार्टिकल के पास ट्रांसलेटरी, रोटेटरी और वाइब्रेटरी मोशन कैसा है, तो वो कम होता है लिक्विड के केस में विद रिस्पेक्ट टू द गैस, ठीक है जी। तो ये हमारे पास कुछ पॉइंट्स थे सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में। जो कुछ पॉइंट्स आपको पता भी होंगे, जैसे डेफिनेट वॉल्यूम का, डेफिनेट मास का, डेफिनेट शेप और डेफिनेट वॉल्यूम का। उसके अलावा कुछ और नई चीज़ें भी हमने पढ़ी, ठीक है जी। इनमें कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो हमने आगे डिटेल में भी डिस्कस करें, जैसे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं, ठीक है जी। उसके अलावा हम यहाँ पे हमने बात करी थर्मल एक्सपेंशन की, तो बेसिकली थर्मल एनर्जी जो है वो भी हमने आगे पढ़नी है, तो वो आपको अगर यहाँ पे क्लैरिटी नहीं हुई है तो आगे जाके क्लैरिटी हो जाएगी, ठीक है जी। नेक्स्ट देखिए, एक टर्म है हमारे पास ट्रिपल पॉइंट। ट्रिपल पॉइंट क्या है? इट इज़ द टेम्परेचर एट विच ऑल थ्री स्टेट्स, अब थ्री स्टेट्स कौन सी, किसकी बात कर रहा है, सॉलिड की, लिक्विड की और गैस की। ऑल थ्री स्टेट ऑफ मैटर और फेसिस, जो ये स्टेट्स ऑफ मैटर इनको और क्या बोला जाता है, फेसिस भी बोला जाता है। ऑल थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर और फेसिस ऑफ द सेम सब्सटेंस एग्जिस्ट टुगेदर। सेम सब्सटेंस की, किसी एक सब्सटेंस के सॉलिड, लिक्विड और गैस किसी एक टेम्परेचर पे साथ एग्जिस्ट करेंगे, एग्जिस्ट टुगेदर, ठीक है जी। उस टेम्परेचर को क्या बोल देंगे, ट्रिपल पॉइंट। ट्रिपल पॉइंट क्या है, वो टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर पे सॉलिड, लिक्विड और गैस जो है वो साइमल्टेनियसली एग्जिस्ट करें किसी एक सब्सटेंस के लिए, उस टेम्परेचर को बोल देंगे ट्रिपल पॉइंट। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल लिख रखी है, एग्जांपल देखिए, जैसे आइस, वाटर एंड वाटर वेपर्स। आइस, वाटर एंड वाटर वेपर्स को एग्जिस्ट किसी एक टेम्परेचर पे, ठीक है जी। टेम्परेचर कौन सा है, 273.16 केल्विन, दैट इज़ 0.01 डिग्री सेल्सियस, और प्रेशर कितना है, 4.58 mm, ठीक है जी। दिस इज mm ऑफ मर्करी, दिस इज mm ऑफ मर्करी, ठीक है जी। तो जो बेसिकली बैरोमीटर है उसका वैल्यू लिखा है कि 4.58 mm जब प्रेशर रहेगा और टेम्परेचर हमारे पास रहेगा 0.01 डिग्री सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस, और अगर केल्विन में देखेंगे 273.16 केल्विन। तो इस टेम्परेचर पे हमारे पास जो वाटर है वो एज अ लिक्विड भी एग्जिस्ट करेगा, सॉलिड दैट इज़ आइस भी एग्जिस्ट करेगा, और वेपर्स दैट इज़ वाटर वेपर्स की फॉर्म में भी एग्जिस्ट करेगा। तो ये हमारे पास 0.01 डिग्री सेल्सियस
क्या हो गया, दिस इज ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, दिस इज ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। ठीक है जी। उसके अलावा हमारे पास जो है दो और स्टेट्स हैं सब्सटेंस की, दो और स्टेट्स हैं सब्सटेंस की, सॉलिड, लिक्विड और गैस के अलावा, जो कि है प्लाज्मा एंड बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। प्लाज्मा एंड बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। अभी देखिए प्लाज्मा क्या है। प्लाज्मा कंसिस्ट ऑफ अ मिक्सचर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। प्लाज्मा consist of a mixture of electrons and positively charged ions at high temperature of gases like stars। क्या बोला गया है कि हमारे पास हाई टेम्परेचर पे कोई गैस है, अभी हाई टेम्परेचर पे है तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, तो इलेक्ट्रॉन्स आ गए। अगर इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए तो क्या बनाएंगे, पॉजिटिवली चार्ज आयन बनाएंगे। तो बेसिकली कोई भी गैस जो है हाई टेम्परेचर पे इलेक्ट्रॉन लूज करती है और पॉजिटिवली चार्ज आयन बनाती है, तो उस स्टेट को क्या बोला गया, प्लाज्मा। ठीक है जी। अगर हम एग्जाम्पल की बात करेंगे तो एग्जाम्पल आ गई हमारे पास स्टार्स। ठीक है जी। तो एग्जाम्पल हमारे पास क्या आ गई, स्टार्स या सन। सन की बात भी कर लेंगे तो सन इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ प्लाज्मा स्टेट। ठीक। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारे पास बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। तो बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट क्या है, इट कंसिस्ट ऑफ सुपर कूल्ड सॉलिड इन विच एटम्स लूज देयर इंडिविजुअल आइडेंटिटी। जो एटम है अपनी आइडेंटिटी लूज कर देंगे और क्या करेंगे, कंडेंस टू फॉर्म अ सिंगल सुपर एटम। बोलने का मतलब है अगर किसी रूम का हम टेम्परेचर जो है वो कितना कर दें, 0 केल्विन। अगर किसी रूम का टेम्परेचर हम कर देते हैं 0 केल्विन, तो उस रूम में जितना भी मैटर प्रेजेंट है, जितना भी मैटर से मतलब है सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है या प्लाज्मा में है, किसी भी तरह का टेम्परेचर, किसी भी तरह का मैटर प्रेजेंट है, वो सारा का सारा क्या करेगा, इकट्ठा हो जाएगा, कंडेंस होके एक सुपर एटम बनाएगा, बड़ा सा एटम बनाएगा, जो कि क्या होगा, 0 केल्विन टेम्परेचर पे होगा। ठीक है जी। और उस टाइम पे वो जो एटम बनेगा उसी को क्या बोलेंगे, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। ठीक है जी। एक चीज़ ध्यान रखेंगे, जो 0 केल्विन है इट इज़ इक्वल टू -273.15 डिग्री सेल्सियस। 0 केल्विन इज इक्वल टू 273.15 डिग्री सेल्सियस। ठीक है जी। तो ये हमारे पास दो स्टेट्स थी, सॉलिड, लिक्विड और गैस के अलावा, जो हमने डिस्कस कर ली। ठीक है जी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारे पास इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। अभी हमने देखा था कि हमारे पास जो सॉलिड है उनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो है वो ज़्यादा होती हैं, जो गैसेस हैं उनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो है वीक होती हैं। तो बेसिकली इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या हैं वो हमने अभी डिस्कस करना है। ठीक है। तो देखिए, जो हमारे पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो कि कहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है, एग्जिस्टिंग अमंग द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ सब्सटेंस। जो हमारे पास मॉलिक्यूल्स हैं सब्सटेंस के, उनके इन बिटवीन कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। कौन कौन से सब्सटेंस क्या क्या हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, गैस हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, सॉलिड हो सकता है। उनमें जिस पार्टिकल के साथ हमारे पास सॉलिड, लिक्विड या गैस, किसी भी तीनों में से किसी भी एक की बात कर सकते हैं हम, सॉलिड है लेट्स से, तो सॉलिड जिन पार्टिकल के साथ मिलके बना है, सॉलिड जिन पार्टिकल के साथ मिलके बना है, उनके इन बिटवीन कोई अट्रैक्शन फोर्स होगी, तभी वो पार्टिकल साथ साथ में है। कोई अट्रैक्टिव फोर्स होगी, ठीक है, जिसकी वजह से वो पार्टिकल क्या है, साथ साथ में है। उसी फोर्स को बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या है, दीज आर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्टिंग अमंग द मॉलिक्यूल्स ऑफ सब्सटेंस। अलग अलग मॉलिक्यूल्स जो हैं सब्सटेंस के, उनके इन बिटवीन एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जिसको क्या बोला गया, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। अब देखिए किस लिए रिस्पॉन्सिबल है फोर्सेस, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो हैं, दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर स्ट्रक्चरल फीचर। एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर जो है प्रोवाइड करते हैं। कैसे, वो हम देखेंगे आगे जाके। जैसे अगर मैं बता भी दूंगा आपको, जैसे मान लीजिए हमारे पास है आइस। जो आइस है उसका एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होता है हमेशा। रीज़न क्या है, क्योंकि उसमें एक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो है वो काम कर रही है। ठीक है, कौन सी कर रही है वो आगे जाके देखेंगे। उसके अलावा फिजिकल फीचर्स, फिजिकल फीचर जो शेप है बेसिकली वो एक फिजिकल फीचर ही है। ठीक है,
तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ इवन स्ट्रक्चरल फीचर जो है किसी भी सब्सटेंस का, उसके पीछे हाथ किसका होता है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स का। तो हम बस बोल सकते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर स्ट्रक्चरल फीचर्स एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सब्सटेंस। उसके अलावा ग्रेटर द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हायर विल बी द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो उतना ही ज़्यादा होगा। जितना स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होंगी उतना ही ज़्यादा हमारे पास मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो है एग्जिस्ट करेगा। अभी देखिए हमारे पास जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं उसमें हमारे पास 6 रीज़न हो सकते हैं कि किस वजह से वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो है एग्जिस्ट कर रही है। उसके अलावा यही 6 जो हैं हमारे पास टाइप भी हैं, यही 6 जो है ये टाइप भी हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के। सबसे पहले है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, देन वी हैव डाइपोल, बेसिकली डाइपोल अट्रैक्टिव फोर्सेस या इंटरेक्शन भी बोलते हैं इसको, डाइपोल इंटरेक्शन। उसी तरह से आयन डाइपोल इंटरेक्शन, then we have ion induced dipole interaction, then we have dipole induced dipole interaction, then we have dispersion forces which are also known as London forces। ठीक है जी। तो ये हमारे पास 6 टाइप्स हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के, जिनको हमने एक एक करके जो है अभी डिस्कस करना है। उसके अलावा देखिए हमारे पास जो डाइपोल और डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल और डिस्पर्जन फोर्सेस, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल और डिस्पर्जन फोर्सेस, इनको कलेक्टिवली क्या बोला जाता है? वेंडर वाल फोर्सेस। इनको कलेक्टिवली क्या बोला जाता है? वेंडर वाल फोर्सेस। किसको? एक डाइपोल, उसके अलावा डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल और डिस्पर्जन फोर्सेस, इन तीनों को कंबाइनली बोला जाता है वेंडर वाल फोर्सेस। क्या रीज़न है इनको कंबाइनली वेंडर वाल फोर्सेस बोला जाता है? क्योंकि एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था वेंडर वॉल, वो इन तीनों पे रिसर्च जो है वो इन्होंने करी थी। ये तीनों फोर्सेस जो है इन पे रिसर्च जो है इन्होंने करी थी और काफ़ी फेमस हुए थे, तो इस वजह से इन तीनों को कंबाइनली बोला जाता है वेंडर वाल फोर्सेस। अभी इन 6 जो फोर्सेस मैंने आपको बताई हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, इनको हम एक एक करके जो है डिस्कस करेंगे। ठीक है जी। तो सबसे पहले है हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है? लिखा है अ वीक बॉन्ड। अभी ये चीज़ ध्यान रखें, मैंने पीछे क्या बताया कि सबसे स्ट्रॉन्ग कौन सी है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, जैसे जैसे नीचे की तरफ चलेंगे तो हमारे पास जो इंटरेक्शन है वो वीक होती चलेगी। सबसे ऊपर वाली जो है सबसे स्ट्रॉन्ग है, देन सेकंड वाली, फिर थर्ड एंड फोर्थ। अभी यहाँ पे लिखा है हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है? इट इज़ अ वीक बॉन्ड। मतलब जो एक्चुअल केमिकल बॉन्ड है उससे कंपेयर कर रहे हैं। जो एक्चुअल केमिकल बॉन्ड है, जो केमिकल बॉन्ड है वो हमारे पास सबसे स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन है। ठीक है जी, वो असल में बॉन्ड है। इंटरेक्शन जो है वहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होती है। जो इंटरेक्शंस हमने अभी पढ़नी है इनमें कोई भी बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होती है। वहाँ पे मॉलिक्यूल्स जो हैं एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, बस वहाँ पे मॉलिक्यूल्स जो हैं एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। एक दूसरे के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या ऑक्टेट की बात कर लें या स्टेबिलिटी की बात कर लें, उसके कॉरस्पॉन्डिंग इंटरेक्शन नहीं होगी, वो सिर्फ उनके नेचर के कॉरस्पॉन्डिंग जो है इंटरेक्शन होगी। अभी यहाँ पे बोल रहा है हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज अ वीक बॉन्ड। मतलब अभी जो है ये हम वीक बॉन्ड क्यों बोला इसको? इन कंपैरिजन विद बॉन्ड, जो असल में केमिकल बॉन्ड है उसके कंपैरिजन में हमने बोला कि जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो क्या है हमारे पास? इट इज़ अ वीक बॉन्ड। ठीक है जी, होपफुली आपको समझ आ रहा होगा मैं क्या बोल रहा हूँ। अच्छा जी, अ वीक बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन हाइड्रोजन एटम एंड हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ठीक है जी, एक हाइड्रोजन एटम है और एक हमारे पास हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, जो कि हमारे पास 3 ही हो सकते हैं, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। इन तीनों के अलावा कोई और केस आता है तो हमारे पास वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं कहलाएगी। हालांकि आपके दिमाग में आ सकता है कि जो क्लोरीन है वो भी तो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन के इक्वल है, लेकिन जो नाइट्रोजन है उसका साइज स्मॉल है, जिसकी वजह से हमारे पास जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वहाँ पे नाइट्रोजन जो है वो
हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा, लेकिन क्लोरीन जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं करेगा, क्योंकि वो थर्ड पीरियड को बिलोंग करता है और जो नाइट्रोजन है वो सेकंड पीरियड को बिलोंग करता है। ठीक है जी, तो होपफुली इतनी बात आपको क्लियर है कि हमारे पास एक हाइड्रोजन होगा उसके बीच में और एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा, उसके बीच में हमारे पास जो इंटरेक्शन होगी उसको क्या बोलेंगे हम, हाइड्रोजन बॉन्ड। अभी देखिए बोला ग्रेटर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द एटम ग्रेटर विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बोलने का मतलब है फ्लोरीन सबसे अच्छी हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा, देन ऑक्सीजन, देन नाइट्रोजन, क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा, देन ऑक्सीजन की, देन नाइट्रोजन की। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं टाइप्स की, टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग की, तो हमारे पास जो टाइप्स हैं वो दो हैं, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंटरमोलिकुलर क्या है, व्हेन बॉन्ड अकर्स बिटवीन डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, जो हमारे पास मॉलिक्यूल हैं वो क्या है, डिफरेंट है, अलग अलग है। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमारे पास है लेट्स से HF और दूसरा भी HF है। अभी यहाँ पे जो हाइड्रोजन है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो इस पर मैं लगा रहा हूँ डेल्टा पॉजिटिव, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो इस पर लगा रहा हूँ डेल्टा नेगेटिव। उसी तरह से यहाँ भी, अभी यहाँ पे जो फ्लोरीन है वो करेगा दूसरे मॉलिक्यूल, ये दो अलग अलग मॉलिक्यूल, जो फ्लोरीन है एक मॉलिक्यूल का, जो फ्लोरीन है एक मॉलिक्यूल का, वो दूसरे मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, और ये जो इंटरेक्शन है दिस इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग, दिस इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है जी, दिस इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अभी यहाँ पे दो अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच में बॉन्ड बना है, यहाँ पे दो अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच में बॉन्ड बना है, तो ये क्या, कौन सा बॉन्ड है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। अगर मान लीजिए हमारे पास एक ही मॉलिक्यूल होता, अगर मान लीजिए हमारे पास एक ही मॉलिक्यूल होता, जैसे कि मान लीजिए हमारे पास है ये नाइट्रोफिनॉल। अभी नाइट्रोफिनॉल में ऑक्सीजन है और ये क्या करेगी, ये जो ऑक्सीजन है ये हाइड्रोजन के साथ इंटरेक्शन करेगी, और यहाँ पे जो इंटरेक्शन होगी वो कैसी होगी, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, अभी क्योंकि ये पूरा का पूरा मॉलिक्यूल तो एक ही था, पूरा का पूरा मॉलिक्यूल जो था वो सेम था, तो इसलिए सेम मॉलिक्यूल के अंदर जो इंटरेक्शन होती है, जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, उसको क्या बोलेंगे, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है जी, होपफुली आपको डिफरेंस क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेज ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये चीज़ ध्यान रखें। उसके अलावा सॉल्युबिलिटी जो है, सॉल्युबिलिटी मतलब पानी में घुलना, हालांकि ज़रूरी नहीं पानी होगा, कोई और सॉल्वेंट भी हो सकता है। सॉल्युबिलिटी का वैसे मतलब है कि घुलना, ठीक है, डिज़ोल्व होना। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ कंपाउंड इन वाटर, अब यहाँ पे वाटर जो है स्पेसिफिक सॉल्वेंट हमने बोल दिया जिसमें हम डिज़ोल्व कर रहे हैं कोई भी चीज़। सॉल्युबिलिटी ऑफ कंपाउंड इन वाटर इफ़ इज़ हायर, बोला कि अगर हमारे पास किसी कंपाउंड की सॉल्युबिलिटी जो है पानी में ज़्यादा है, बोला इस वजह से रीज़न क्या बताया, बोला रीज़न मस्ट बी ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अगर किसी सब्सटेंस की, किसी कंपाउंड की वाटर में सॉल्युबिलिटी ज़्यादा है, इसका मतलब वहाँ पे रीज़न जो है, वजह जो है वो क्या होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है जी, उसके अलावा आइस फ्लोट्स ऑन वाटर, आइस फ्लोट्स ऑन वाटर, जो बर्फ़ है वो पानी के ऊपर तैरती है। दूसरे शब्दों में आइस हैज़ लोअर डेंसिटी देन वाटर, क्योंकि जिसकी डेंसिटी कम होगी, जिसकी डेंसिटी कम होगी वो ऊपर रहेगा। ठीक है जी, जिसकी डेंसिटी कम है, जैसे यहाँ पे लेट्स से वाटर है और इसके ऊपर हमारे पास क्या है, आइस के टुकड़े जो है ऊपर रहेंगे। क्यों, क्योंकि आइस की डेंसिटी क्या है, कम है। ठीक है जी, तो जिसकी डेंसिटी कम होती है वो क्या करता है, ऊपर रहता है, दिस इज लो डेंसिटी। ठीक है जी, यहाँ पे क्या है, हाई डेंसिटी है, जिसकी डेंसिटी ज़्यादा वो नीचे रहेगा, जिसकी डेंसिटी कम वो ऊपर रहेगा। अभी बोला आइस जो है वो फ्लोट करती है पानी पे, या ये बोला गया कि आइस जो है उसकी डेंसिटी क्या है, कम है वाटर से। अब ये किस वजह से है, क्योंकि वाटर में
जब वाटर जो है वो आइस में कन्वर्ट हुआ, जब वाटर जो है आइस में कन्वर्ट हुआ तो आइस में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ गई, आइस में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ गई। कैसे, देखिए जैसे है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ये वाटर आ गया। इसी तरह से एक और वाटर मॉलिक्यूल है, अभी यहाँ पे ऑक्सीजन जो है यहाँ पे आया डेल्टा नेगेटिव, इस हाइड्रोजन पे आ गया डेल्टा पॉजिटिव। अभी यहाँ पे इन दोनों के बीच में जो इंटरेक्शन है वो कौन सी हुई, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग से होगा क्या, हमारे पास जो आइस है वो क्या बनाता है, क्रिस्टल बनाता है, एक स्पेसिफिक क्रिस्टल फॉर्मेशन होगी। जो आइस है वो एक स्पेसिफिक क्रिस्टल फॉर्मेशन करेगा। अब क्रिस्टल फॉर्मेशन से क्या हुआ, अभी क्रिस्टल फॉर्मेशन करेगा, इसका मतलब एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट जो है एक्वायर कर लेगा, एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट जो है एक्वायर कर लेगा। अगर स्पेसिफिक अरेंजमेंट एक्वायर कर लिया दैट मीन्स कि हमारे पास जो डेंसिटी है, क्योंकि मॉलिक्यूल जो है स्पेसिफिक अरेंजमेंट जब एक्वायर करेंगे तो इसका मतलब हमारे पास एक स्पेसिफिक वॉल्यूम में जो मास है, बोलने का मतलब नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स एक स्पेसिफिक वॉल्यूम में डिक्रीज कर जाएंगे। क्योंकि क्रिस्टल फॉर्मेशन कब होगी, जब ओरिएंटेशन प्रॉपर होगी, मॉलिक्यूल्स की ओरिएंटेशन जो है, अरेंजमेंट जो है प्रॉपर होगा। अगर अरेंजमेंट प्रॉपर करना है इसका मतलब हर एक मॉलिक्यूल को एक प्रॉपर ढंग से अरेंज करना पड़ेगा। अगर हर एक मॉलिक्यूल को प्रॉपर ढंग से अरेंज करना है इसका मतलब एक स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ वाटर में हमारे पास नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स क्या हो गए, कम हो गए। इसका मतलब जो आइस है उसकी डेंसिटी क्या हो गई, कम हो गई। तो बोलने का मतलब है हमारे पास इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से जो आइस है उसकी डेंसिटी कम हो जाती है विद रिस्पेक्ट टू वाटर। ठीक है जी, तो ये हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग कंप्लीट होती है यहाँ तक। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारे पास डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। तो देखिए जो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है दैट इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अकर अमंग पोलर मॉलिक्यूल्स। जो हमारे पास पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है जी, पोलर मॉलिक्यूल्स कैसे, जैसे मान लीजिए हमारे पास है HCl, HCl में क्या है, जो क्लोरीन है, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है इट इज़ ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है कम है, क्लोरीन की ज़्यादा है। इसका मतलब क्लोरीन पे क्या आया, डेल्टा नेगेटिव, हाइड्रोजन पे आया डेल्टा पॉजिटिव। ठीक, तो ये हमारे पास एक पोलर मॉलिक्यूल हो गया। ये बोल रहा है अमंग पोलर मॉलिक्यूल्स। ठीक है जी, दो या दो से ज़्यादा पोलर मॉलिक्यूल है। जैसे मान लीजिए HCl है हमारे पास, एक HCl और दूसरा भी HCl है मान लेते हैं। अभी क्योंकि इसमें क्या है, पोलैरिटी है, यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव, यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव, यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव, यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव। तो यहाँ पे जो पॉजिटिव और नेगेटिव पार्ट, अलग अलग मॉलिक्यूल के जो पॉजिटिव और नेगेटिव पार्ट है वो जब इंटरेक्ट करेंगे तो कौन सी इंटरेक्शन होगी, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। वो किस वजह से, क्योंकि यहाँ पे क्या है, डाइपोल जनरेट हुआ है। ठीक है जी, अभी देखिए बोला ग्रेटर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। अगर हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जैसे हाइड्रोजन और क्लोरीन है तो इन दोनों के एटम के बीच में अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बोला ज़्यादा है देन स्ट्रॉन्गर विल बी द इंटरेक्शन। हमारे पास जो इंटरेक्शन है यहाँ पे, जो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होगी वो उतनी ही स्ट्रॉन्ग होगी अगर हमारे पास जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है वो ज़्यादा हो। ठीक, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो इंक्रीज करता है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन की वजह से, विच इज़ सिमिलर फॉर हाइड्रोजन बॉन्डिंग और एनी अदर टाइप ऑफ इंटरेक्शन, उनकी वजह से हमारे पास जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है वो इंक्रीज ही करेगा हमेशा। नेक्स्ट देखिए, बोला सॉल्युबिलिटी ऑफ ए कंपाउंड इन पोलर सॉल्वेंट। हमारे पास कोई पोलर सॉल्वेंट है, पोलर सॉल्वेंट जैसे मान लीजिए वाटर, ठीक है, या वाटर जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा तो मान लेते हैं लेट्स से HCl है लेट्स से। ठीक, बोला solubility of compound in polar solvent is higher due to dipole dipole interaction। किसी ऐसे कंपाउंड की अगर पोलर सॉल्वेंट में हम डालते हैं उसको और उसकी सॉल्युबिलिटी जो है इंक्रीज करे, इट मीन्स हमारे पास जो कंपाउंड हमने डाला है वो भी कैसा है, पोलर नेचर का है। तो दैट मीन्स कि जो पोलर सब कंपाउंड है, जो पोलर कंपाउंड है वो पोलर सॉल्वेंट में अच्छे से डिजोल्व होगा। और ये किस वजह से होगा, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। ठीक है जी, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन जो है उसकी वजह से
हमारे पास पोलर कंपाउंड जो है पोलर सब्सटेंस में इजीली डिसॉल्व कर जाएगा। ठीक है जी, होपफुली आपको इतना क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट देखिए, दिस इंटरेक्शन इज वीकर देन हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया कि जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है दैट इज़ द मोस्ट फिजिबल। ठीक है जी, उसकी वजह से मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट में भी हमारे पास इंक्रीज जो है सबसे ज़्यादा होता है। उसके अलावा स्ट्रेंथ जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग में, हमारे पास जो इंटरेक्शन है हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाली, उसकी स्ट्रेंथ जो है सबसे ज़्यादा है। ठीक है जी, तो ऑब्वियसली ये वाला क्या होगा, इट इज़ वीकर देन हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वीक होगा। ठीक है जी, उसके अलावा एग्जाम्पल की अगर बात करेंगे तो इंटरेक्शन बिटवीन HCl मॉलिक्यूल, वो मैंने आपको बता दिया कि HCl मॉलिक्यूल में हमारे पास जो इंटरेक्शन है दैट वुड बी डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। सो नेक्स्ट इज आयन डाइपोल इंटरेक्शन। ठीक है जी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अकर बिटवीन एन आयन, एक आयन होगा हमारे पास, उसके अलावा हमारे पास एक पोलर मॉलिक्यूल होगा, उनके बीच में जो इंटरेक्शन होगी वो कौन सी होगी, आयन डाइपोल इंटरेक्शन। अब यहाँ पे देखिए आयन कौन सा हो सकता है, या तो कैटायन हो सकता है या एनायन हो सकता है, दोनों में से कोई भी चलेगा। ठीक, देखिए सॉल्युबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड, सॉल्युबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड इन पोलर सॉल्वेंट्स, जो सॉल्युबिलिटी है आयोनिक कंपाउंड्स की। ठीक है जी, आयोनिक कंपाउंड्स कौन से, जिसमें जैसे NaCl है मान लीजिए, जिसमें कैटाइन और एनाइन जो है प्रेजेंट हो, उनकी सॉल्युबिलिटी जो है पोलर सॉल्वेंट में किस वजह से है, ड्यू टू आयन डाइपोल इंटरेक्शन। पोलर सॉल्वेंट के अंदर हमारे पास जो आयनिक कंपाउंड है उनकी सॉल्युबिलिटी किस वजह से है, आयन डाइपोल इंटरेक्शन। और स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करेगी, आयन डाइपोल इंटरेक्शन की जो स्ट्रेंथ है वो डिपेंड करेगी साइज एंड चार्ज ऑफ आयन, साइज एंड चार्ज ऑफ आयन। साइज, अगर मान लीजिए अगर हम बात करते हैं कैटाइन की, कैटाइन की ऑब्वियसली चार्ज तो ज़्यादा ही होना चाहिए, ग्रेटर चार्ज एंड स्मॉल साइज। अगर हम बात करते हैं एनाइन की, अगर हम बात करते हैं एनाइन की, तो यहाँ पे भी अगेन ग्रेटर चार्ज एंड लार्ज साइज। ठीक है जी, तो ये चीज़ें आप ध्यान रखें। कैटाइन के लिए हमारे पास साइज़ जो है स्मॉल होना चाहिए, चार्ज ज़्यादा चलेगा। उसके अलावा एनाइन के लिए हमारे पास जो साइज़ है वो लार्ज होना चाहिए, लेकिन जो चार्ज है वो ज़्यादा ही होना चाहिए। ठीक है जी, तो अगर ये कंडीशन आती है हमारे पास, तो हमारे पास जो स्ट्रेंथ है आयन डाइपोल इंटरेक्शन की वो उतनी ही ज़्यादा होगी। उसके अलावा देखिए जो इंटरेक्शन है बिटवीन सोडियम आयन एंड वाटर मॉलिक्यूल, इंटरेक्शन बिटवीन सोडियम आयन एंड वाटर मॉलिक्यूल जो है इट इज़ एन एग्जांपल ऑफ आयन डाइपोल इंटरेक्शन। देखिए जैसे इसको नोट डाउन कर ले, देखिए जैसे है हमारे पास NaCl मान लेते हैं हमने डाला है पानी के अंदर, तो Na पॉजिटिव आयन जो है वो अलग हो जाएगा, क्योंकि NaCl जो है वो एक क्या है, आयोनिक कंपाउंड है। तो Na पॉजिटिव में जो वाटर मॉलिक्यूल का ऑक्सीजन है, क्योंकि अगर डाइपोल जनरेट होगा ऑक्सीजन सॉरी वाटर मॉलिक्यूल में, तो ऑक्सीजन जो है वो क्या करेगा, अट्रैक्ट होगा टुवर्ड्स सोडियम। यहाँ पे आता है डेल्टा नेगेटिव, यहाँ पे भी डेल्टा नेगेटिव, डेल्टा नेगेटिव, यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव। तो यहाँ पे हमारे पास जो सोडियम है उस वो ऑक्सीजन जो कि नेगेटिवली चार्ज है उसके साथ इंटरेक्ट कर रहा है, और यहाँ पे ये जो इंटरेक्शन है ये कौन सी है, आयन डाइपोल इंटरेक्शन। ये कौन सी इंटरेक्शन है, आयन डाइपोल इंटरेक्शन। ठीक है जी, इसी तरह से हमारे पास आ जाती है आयन इंड्यूस्ड डाइपोल, आयन इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। थोड़ा सा चेंज है इसमें, देखिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अकर बिटवीन एन आयन एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल, ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें पोलैरिटी नहीं है। अभी नॉन पोलर मॉलिक्यूल कैसे होते हैं, जैसे होमो मॉलिक्यूल है कोई, होमो मॉलिक्यूल, होमो मॉलिक्यूल से मतलब है जैसे मान लीजिए आयोडीन है I2, ये क्या हो गया, ये होमो मॉलिक्यूल हो गया, क्योंकि इसमें एक ही तरह के एटम प्रेजेंट है, सिर्फ एक टाइप के एटम जो है जिस मॉलिक्यूल में प्रेजेंट हो उसको बोलते हैं होमो मॉलिक्यूल। अगर डिफरेंट टाइप के हों तो बोलेंगे हेट्रो मॉलिक्यूल। तो देखिए जो स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ डिपेंड्स अपॉन द चार्ज ऑन आयन, कि हमारे पास चार्ज कैसा है। ठीक है जी, वो अगेन अगर चार्ज ज़्यादा होगा तो हमारे पास जो स्ट्रेंथ है वो उतनी ही ज़्यादा होगी।
साइज़ जो है वो वेरी करेगा, कैटाइन के लिए स्मॉल होना चाहिए, एनाइन के लिए बड़ा होना चाहिए, ठीक है जी। उसके अलावा एंड ईज विद विच नॉन पोलर मॉलिक्यूल गेट्स पोलराइज्ड, किस चीज़ पे स्ट्रेंथ डिपेंड करी, एक तो चार्ज और आयन, आयन पे कितना चार्ज है, और ईज विद विच नॉन पोलर मॉलिक्यूल गेट्स पोलराइज्ड, कितना ईजिली जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल है वो पोलराइज हो जाए। पोलराइज मतलब उसमें नेगेटिव पार्ट और पॉजिटिव पार्ट जो है अलग अलग हो जाए, कितना ईजिली नेगेटिव और पॉजिटिव पार्ट जो है नॉन पोलर मॉलिक्यूल में वो अलग अलग हो रहे हैं, उस पर भी डिपेंड करेगा कि हमारे पास स्ट्रेंथ क्या है आयन इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन की, ठीक है जी। जैसे एग्जांपल है हमारे पास इंटरेक्शन बिटवीन सोडियम आयन एंड आयोडीन मॉलिक्यूल। देखिए जैसे मान लीजिए हमारे पास है सोडियम आयन है Na पॉजिटिव, आयोडीन मॉलिक्यूल मान लेते हैं, दिस इज आयोडीन मॉलिक्यूल। अभी इनिशियली जो है सोडियम जब आयोडीन से दूर है तो कोई इंटरेक्शन नहीं करेगा, लेकिन जैसे हमारे पास आयोडीन और सोडियम जो है, आयोडीन और सोडियम जो है वो जब नज़दीक आएंगे तो सोडियम के पॉजिटिव चार्ज की वजह से आयोडीन मॉलिक्यूल का आयोडीन एटम, कोई एक आयोडीन एटम जो सोडियम के नज़दीक है उसके ऊपर ऑपोजिट चार्ज डेवलप हो जाएगा, यहाँ पे आएगा डेल्टा नेगेटिव और साथ वाले पे आ जाएगा डेल्टा पॉजिटिव। अभी यहाँ पे पहले इनिशियली क्या था, दिस वाज नॉन पोलर, पहले तो नॉन पोलर था, लेकिन जब आयोडीन जो है वो सोडियम के नज़दीक आया तो इसमें क्या हो गया, दिस इज इंड्यूस्ड डाइपोल, अभी एक आयन और एक इंड्यूस्ड डाइपोल के बीच में जो इंटरेक्शन है, उसको बोला गया आयन इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन, ठीक है जी। तो होपफुली आपको ये क्लियर हुआ होगा, ठीक है जी। तो यहाँ पे बेसिकली जो आयन है उसकी वजह से क्या हुआ, एक होमो मॉलिक्यूल में, नॉन पोलर मॉलिक्यूल में जो है डाइपोल जनरेट हो गया, जिसको बोला इंड्यूस्ड डाइपोल, और आयन इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन जो है वो हमारे पास आ जाती है। नेक्स्ट है डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। अब देखिए यहाँ पे क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अकर बिटवीन डाइपोल एंड इंड्यूस्ड डाइपोल मॉलिक्यूल। एक हमारे पास डाइपोल है और एक है इंड्यूस्ड डाइपोल मॉलिक्यूल। इंड्यूस्ड डाइपोल मॉलिक्यूल का मतलब नॉन पोलर मॉलिक्यूल की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल की। तो स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करेगी, स्ट्रेंथ डिपेंड अपॉन द स्ट्रेंथ ऑफ डाइपोल, जो हमारे पास पहले से डाइपोल है उसकी स्ट्रेंथ, और जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल है वो कितना इजीली पोलराइज हो जाए उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है जी। जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, यहाँ पे ज़रूरी नहीं है मॉलिक्यूल ही होगा, हमेशा एटम भी हो सकता है, जैसे नोबल गैस का एटम है, ठीक है जी, वो भी क्या होता है, वो भी नॉन पोलर है। तो नॉन पोलर एटम या मॉलिक्यूल और एक डाइपोल हमारे पास जो पहले से प्रेजेंट है, उनके बीच में जो इंटरेक्शन है उसको क्या बोलेंगे, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। एग्जांपल देखिए, जैसे हमारे पास एक पोलर मॉलिक्यूल है और एक है नोबल गैस एटम। देखिए जैसे पोलर मॉलिक्यूल मान लेते हैं HCl, और नोबल गैस एटम मान लेते हैं जैसे मान लीजिए हीलियम में होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है जी। तो मान लेते हैं जब HCl जो है उसके ऊपर होगा डेल्टा नेगेटिव क्लोरीन के ऊपर, डेल्टा पॉजिटिव होगा हाइड्रोजन के ऊपर। अभी इनिशियली तो ये दूर दूर है एक दूसरे से, इनिशियली जो है HCl अलग है और हीलियम जो है अलग है, दूर दूर है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई इंटरेक्शन नहीं होगी। जब ये नज़दीक आएंगे तो क्लोरीन क्या करेगा, क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो हीलियम को पोलराइज करने की कोशिश करेगा। पोलराइज कैसे करेगा, जो हीलियम के ऊपर इलेक्ट्रॉन है उनको रिपेल करेगा मतलब एक तरफ कर देगा। अगर एक तरफ कर दिए तो इसका मतलब हीलियम के ऊपर क्या आ गया, डेल्टा पॉजिटिव इस तरफ आ गया, डेल्टा नेगेटिव इस तरफ आ गया, एक तरफ हो गया ना चार्ज, डेल्टा नेगेटिव वाला चार्ज एक तरफ चला गया। अब इसमें पोलैरिटी आ गई है और यहाँ पे जो इंटरेक्शन है उसको हम क्या बोलेंगे, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। क्यों,
क्योंकि यहाँ पे जो हीलियम एटम है उसके ऊपर क्या हुआ, इंड्यूस्ड डाइपोल, डाइपोल इंड्यूस हो गया, इंड्यूस्ड डाइपोल। और जो HCl है वो पहले से क्या है, डाइपोल है। तो डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन जो है यहाँ पे प्रेजेंट। ठीक है जी, होपफुली आपको क्लियर हुआ होगा क्या हो रहा है यहाँ पे। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास लंदन और डिस्पर्जन फोर्सेस। नेक्स्ट इज लंदन और डिस्पर्जन फोर्सेस। हमारे पास लास्ट इंटरेक्शन है। देखिए सबसे पहले इसका नाम लंदन फोर्सेस क्यों है। लंदन फोर्सेस इसलिए क्योंकि साइंटिस्ट थे लंदन जिन्होंने इनके बारे में स्टडी किया था, इसलिए लंदन फोर्सेस जो है इसको बोला जाता है। उसके अलावा जो डिस्पर्जन फोर्सेस है वो इस वजह से क्योंकि किसी एक पॉइंट पे हमारे पास जो मॉलिक्यूल है उसमें जब इलेक्ट्रॉन जो है डिस्पर्स करेंगे, डिस्पर्स मतलब किसी एक तरफ चले जाएंगे, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, कुछ इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होंगे कि हमारे पास क्या हो, चार्जेस डेवलप हो जाए। क्योंकि है तो नॉन पोलर ना, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन अकर बिटवीन नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, है तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, लेकिन किसी एक टाइम पे, किसी एक सेकंड पे हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो डिस्पर्स हो जाएं, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएं, ताकि क्या हो, पोलैरिटी आ जाए। अब अगर पोलैरिटी आ गई इसका मतलब साथ वाले मॉलिक्यूल को क्या करेगा, उसमें पोलैरिटी ले आएगा। तो बेसिकली इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन भी बोल सकते हैं इसको हम और क्या बोल सकते हैं, इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन, इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। ठीक है जी। अब देखिए इट अराइजेज ड्यू टू इंस्टेंटेनियस डाइपोल, अराइज ड्यू टू इंस्टेंटेनियस डाइपोल, मतलब वहाँ पे असल में कोई डाइपोल नहीं प्रेजेंट, वहाँ पे असल में कोई डाइपोल नहीं प्रेजेंट। जैसे मान लीजिए हीलियम था, हीलियम का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, ठीक है जी। लेकिन किसी एक इंस्टेंट पे, किसी एक सेकंड पे क्या हुआ, जो हीलियम है उसके इलेक्ट्रॉन मान लेते हैं दोनों के दोनों एक तरफ चले गए। अगर दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन एक तरफ चले गए तो यहाँ पे तो पोलैरिटी आ गई, डेल्टा नेगेटिव और डेल्टा पॉजिटिव, और इसी पोलैरिटी को क्या बोला गया, इंस्टेंटेनियस डाइपोल। इसी को क्या बोला गया, इंस्टेंटेनियस डाइपोल। बोला लंदन फोर्सेस या डिस्पर्जन फोर्सेस कैसे आ रही है, अराइज ड्यू टू इंस्टेंटेनियस डाइपोल डिवेल्प्ड which arise due to the motion of electron, which arised due to the, यहाँ पे which आ जाएगा, which arises due to the motion of electrons। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन है उनका मोशन, ठीक है, किसी एक इंस्टेंट पे क्या होगा, एक तरफ चले जाएंगे और हमारे पास क्या है वहाँ पे डेल्टा नेगेटिव। और बोलने का मतलब है पूरा का पूरा जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल था इनिशियली उस पर एक इंड्यूस्ड डाइपोल जो है डेवलप हो जाएगा, जो कि इंस्टेंटेनियस डाइपोल है। किसी एक इंस्टेंट पे, किसी एक सेकंड पे हमारे पास जो है डाइपोल जनरेट होगा। ठीक है, फिर क्या करेगा, ये डाइपोल जनरेटेड एटम जो है दूसरे एटम के पास जाएगा जिसमें डाइपोल नहीं था, तो क्या करेगा, ये पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे भी क्या करेगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज डेवलप करवाएगा। कैसे, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, अगेन यहाँ पे पॉजिटिव, फिर आपस में जो इंटरेक्शन होगी वो क्या है, डिस्पर्जन फोर्सेस है। ठीक है, अभी देखिए जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्सेस, जो लंदन फोर्सेस हैं उनका मैग्नीट्यूड देखिए किस चीज़ पर डिपेंड करेगा, साइज ऑफ मॉलिक्यूल एंड ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल। अब देखिए जो साइज ऑफ मॉलिक्यूल है, जो साइज ऑफ मॉलिक्यूल है उस पर, जैसे हमारे पास जितना बड़ा मॉलिक्यूल होगा, जितना बड़ा मॉलिक्यूल होगा, बिगर मॉलिक्यूल, उसमें इलेक्ट्रॉन उतने ज़्यादा प्रेजेंट होंगे, उसमें इलेक्ट्रॉन उतने ज़्यादा प्रेजेंट होंगे। अगर इलेक्ट्रॉन उसमें ज़्यादा प्रेजेंट है इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब वहाँ पे पोलैरिटी आने के चांसेस उतने ज़्यादा है। या मैं ऐसे बोल दूँ कि उस पर जो पोलैरिटी आएगी वो ज़्यादा इंटेंस होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है ना, तो पोलैरिटी जो आएगी वो उतनी ज़्यादा इंटेंस होगी। अगर इंटेंस पोलैरिटी आ रही है इसका मतलब जो इंटरेक्शन होगी वो उतनी ही स्ट्रांग होगी। ठीक है जी। तो बेसिकली बिगर मॉलिक्यूल मीन्स हमारे पास ग्रेटर मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। उसी तरह से देखिए ज्योमेट्री से क्या मतलब है कि मान लीजिए हमारे पास है, ऐसे है कोई मॉलिक्यूल,
जिसमें एक चेन बनी हुई है 5 एटम की, और दूसरी तरफ है हमारे पास ऐसे है, तो 5 एटम इसमें भी 5 एटम है, लेकिन यहाँ पे जो 5 एटम है ये इकट्ठे हैं एक जगह पे, ठीक है जी, मतलब कम स्पेस में है। और यहाँ पे हमारे पास जो 5 एटम है वो फैले हुए हैं, ठीक है जी। तो बेसिकली जो हमारे पास जितना सरफेस एरिया, यहाँ पे सरफेस एरिया ज़्यादा है, यहाँ पे सरफेस एरिया क्या है, कम है। जहाँ पे सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा वहाँ पे चांसेस होंगे कि हमारे पास जो फोर्स है उतनी ज़्यादा बनेगी। ऐसा क्यों है? क्योंकि ग्रेटर द सरफेस एरिया बिगर इज़ द मॉलिक्यूल। यहाँ पे मॉलिक्यूल क्या है, छोटा है। सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो मॉलिक्यूल क्या होगा, उतना बड़ा होगा। अगर मॉलिक्यूल बड़ा होगा तो ग्रेटर मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, ठीक है। तो जैसे कि हमने डिस्कस कर ही लिया, डिस्कस किया अभी हमने कि नोबल गैसेज जो हैं उनके इन बिटवीन जो इंटरेक्शन होती है वो कैसी होती है, लंडन फोर्सेज, या उसी को क्या बोला गया, डिस्पर्जन फोर्सेज, ठीक है जी। तो यहाँ तक हमारे पास इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज जो हैं वो कंप्लीट होती हैं। इसके अलावा हम जो है नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, तो आप यहाँ तक पढ़ें, रिवाइज करें, आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करें। थैंक यू।